प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल सा, आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मुगल काल में मनसबदारी प्रथा के बारे में, जिसके प्रथम भाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसका द्वितीय भाग हम आज पढ़ेंगे, जिसका प्रमुख बिंदु है जात और सवार शब्द का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों, अकबर के शासन के पिछले भाग में मनसबदारों का एक और वर्गीकरण लागू किया गया था। 300 से ऊपर और 5000 के नीचे के मनसबदारों पर यह वर्गीकरण लागू किया गया था। ये मनसब ऐसे होते थे जैसे 500 जात और 300 सवार। इस प्रसंग में जात और सवार शब्दों का क्या अर्थ है, इस बारे में विद्वान इतिहासकारों में मतभेद है। बात हम करते हैं जहाँ तक जात के अर्थ की, तो इतिहासज्ञ ब्लॉकमैन के अनुसार जात का अर्थ था सैनिक पद और सवार का अर्थ था घुड़सवारों की संख्या जो मनसबदारों के अधिकार में थी। इस प्रकार 1000 जात और 5000 सवार के अधिकारी का पद तो था 1000, परंतु उसके अधीन घुड़सवारों की वास्तविक संख्या 500 ही थी। जबकि इतिहासज्ञ इरविन ने सिद्ध करने की चेष्टा की है कि सवार पद के अधिकारी का अधीन घुड़सवारों की संख्या से कोई संबंध नहीं था, वह तो कोई एक उपाधि थी। जबकि जात की संख्या के अलावा घुड़सवारों के नायक होने की सूचना सवार की संख्या से मिलती है। इतिहासकार अब्दुल अजीज का मानना है कि जात का दर्जा प्राप्त करने पर मनसबदार को एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े तथा सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी आदि रखना आवश्यक हो जाता था। घुड़सवार और पैदल सैनिकों से इस शब्द जात का कोई संबंध नहीं था। सवार शब्द इस बात का घोतक था कि मनसबदार के अधीन एक निश्चित संख्या में घुड़सवार है। अब हम बात करें वर्गीकरण की, तो यदि जात का और सवार की संख्या समान हो, जैसे 4000 जात और 4000 सवार, तो वह प्रथम श्रेणी का 4000 मनसबदार कहलाता था। यदि उसके सवार की संख्या जात की संख्या की आधी या उससे अधिक हो, जैसे 4000 जात और 2500 सवार, तो वह द्वितीय श्रेणी का 4000 मनसबदार कहलाता था। यदि सवार की संख्या जात की संख्या की आधी से भी कम हो, जैसे 4000 जात और 1500 सवार, तो वह तृतीय श्रेणी का 4000 मनसबदार कहलाता था। अब हम बात करें मनसबदारी प्रथा के दोष और उनका निराकरण किस प्रकार किया गया। मनसबदारी प्रथा को काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात लागू किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दोष थे और उनका निराकरण करने का प्रयास मुगल शासकों के द्वारा किया गया। जैसे कि मनसबदार हमेशा नियमों के अनुसार पालन नहीं करते थे। यदि वे केंद्र से दूर होते थे तो प्राय नियत संख्या से यानी तय संख्या से कम सैनिक रखते थे, किंतु केंद्रीय सरकार से पूरी संख्या के आधार पर वेतन लेते थे। जब वे लोग जांच कराने के लिए बुलाए जाते तो वे सामयिक सैनिक और इधर उधर से मांग कर लाए हुए घोड़े दिखा देते और अपना निश्चित पूरा वेतन भत्ता आदि स्वीकृत करा लेते थे। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि अचानक या औचक निरीक्षण। अकबर अचानक दौरा करके मनसबदारों के सैनिकों का निरीक्षण करता था और गड़बड़ पाए जाने पर उनको सजा देता था। दूसरा है चेहरा लिखवाना। मनसबदार के सभी सैनिकों के नाम पते के साथ उसका हुलिया यानी चेहरा लिखा जाने लगा। जांच के समय प्रत्येक सैनिक के हुलिये का विवरण रिकॉर्ड से मिलाया जाने लगा। तीसरा है दाग प्रथा। सभी घोड़ों पर एक दाग यानी निशान लगा दिया गया ताकि उसे उधार देना या बदलवाना संभव न हो सके। घोड़े का हुलिया भी लिखा जाने लगा और उसका तोल वजन भी लिखा जाना लगा। चौथा है गुप्तचर रिपोर्ट। राजकीय जासूसों को मनसबदारों के विषय में गुप्त रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया। जो मनसबदार सैनिकों को पूरा वेतन नहीं देते थे, उनकी जागीर घटा दी जाती थी। तो ये कुछ दोष जो है पाए गए, उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया। अब हम बात करते हैं मनसबदारी के मूल्यांकन की, यानी मनसबदारी प्रथा का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। विद्यार्थियों, ये प्रणाली या प्रथा अकबर के शासनकाल में सफल रही। मनसबदार इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थे कि उनके पद का अस्तित्व अथवा उनकी पदोन्नति सम्राट की कृपा व संतुष्टि पर निर्भर है। अतः वे हर तरह से सम्राट को खुश और संतुष्ट रखने का प्रयास करते थे। सम्राट के प्रति उनकी स्वामी भक्ति का प्रभाव सैनिकों और साधारण जनता पर भी अच्छा पड़ता था। इतिहासकार डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार मनसबदारी प्रथा में अनेक कमियां होने पर भी
वह प्रणाली मध्यकालीन सैनिक व्यवस्था से उत्तम ही थी। कबायली मुखियापन तथा सैनिक दल रखने की सामंती प्रथा के मध्य मनसबदारी प्रथा एक समझौता जैसा ही था। वहीं इतिहासकार स्पीयर के शब्दों में मनसबदार सम्राट के कान और आंख थे। इनके द्वारा सरकार दक्षतापूर्ण कार्य करती थी। यानी मनसबदार सम्राट के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इतना सब होते हुए विद्यार्थियों, मनसबदारी प्रथा में कुछ मौलिक दोष अंतर्निहित थे। अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में मनसबदार ज़्यादा से ज़्यादा विलासी, इंद्रिय लोलुप और व्यसनी हो गए। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ समय तक ये प्रणाली निपुणतापूर्वक चालू रहकर भारतीय भूमि पर एक विदेशी पौधे की भांति मुरझा गई। अकबर के समय में वह अपने गुण दोष सहित सर्वोत्कृष्ट रूप में रही, परंतु बाद में इस प्रथा में अनेक दोष उत्पन्न हो गए और कालांतर में मनसबदारी प्रणाली असफल हो गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन मनसबदारी प्रथा चूँकि एक फारसी व्यवस्था थी, तो काफ़ी समय तक तो ये सही तरीके से चली, क्योंकि अकबर एक योग्य प्रशासक था और उसमें जो है योग्य व्यक्तियों को पद के अनुकूल चुनने की जो है बहुत क्षमता थी। तो ऐसी स्थिति में उसने मनसबदारों को जो है उनकी योग्यता के अनुसार चुना। लेकिन बाद में स्थितियाँ ये हो गई कि जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, उन्होंने मनसबदारों को ऊंची ऊंची पदवियां देना शुरू किया। 40,000 के मनसबदार, 50,000 के मनसबदार, जबकि उनके पास वास्तव में उतनी कोई भी शक्ति नहीं थी, ना उतने सैनिक थे उनके पास, न इतना हथियार थे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आर.एस. त्रिपाठी ने कहा कि एक विदेशी पौधे की भांति भारतीय जमीन पर मनसबदारी प्रथा समाप्त हो गई। तो मनसबदारी प्रथा में अनेक जो है गुण भी थे, लेकिन चूंकि उसमें कुछ दोष भी निहित थे, तो ऐसी स्थिति में मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के उत्तराधिकारियों में इतने अच्छी तरीके से नहीं चल पाई। और जहाँ तक मनसबदारी प्रथा में हमने कहा कि बहुत सारे दोष भी रहे और मनसबदारी प्रथा में बहुत सारे गुण भी रहे, और उनके गुणों के कारण ही मुगल सेना जो है सफलता प्राप्त करती रही और लगातार जहांगीर और शाहजहां के समय तक अपनी विशेषताओं को बनाए रखने में सफल रही। परंतु औरंगजेब के समय से इस प्रथा में जो खराबियां उत्पन्न होने लगी, उसका फल स्वयं औरंगजेब ने और उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने चुकाया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मनसबदारी पर आधारित सैनिक व्यवस्था काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मनसबदारी प्रथा का ये अंत हुआ। मैं आशा करती हूँ कि मुगल काल में प्रचलित मनसबदारी प्रथा का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस प्रकार क्रियान्वित की गई और उसके दोष और उनका निराकरण किस प्रकार होता था और अंत में उसका मूल्यांकन, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।